सो इन द लास्ट लेक्चर हमने ब्राज़ील के बारे में डिस्कस किया था। ब्राज़ील क्या है, कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, एंड वी टॉक्ड अबाउट इंडिया और इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में अंडरस्टैंड किए थे। आज के लेक्चर में ब्राज़ील के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इंडिया का और ब्राज़ील का, उसके बारे में समझेंगे और चैप्टर एंड करेंगे। एज वी सी, लार्ज पार्ट ऑफ ब्राज़ील जो है ऑक्यूपाई कौन करता है, हाईलैंड में है, प्लाटूज में है और स्मॉल माउंटेन्स है। अब ब्राज़ील में जो माउंटेन्स है ना वो ज़्यादा बड़े नहीं है, दे आर कंपेरेटली 500 से 1000 मीटर के पास है। कुछ एक दो जगह एग्जेम्पशंस है जहाँ पे 1000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट पे हमको माउंटेन्स मिलते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वहाँ पे 1000 मीटर के ऊपर माउंटेन्स नहीं है। एज वी नो कि जो नदर्न अमेजोन बेसिन है और जो पैराग्वा बेसिन है, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनको हम ड्रेनेज के पार्ट में पढ़ेंगे। ये दोनों बेसिन है। बेसिन क्या होता है, देयर इज़ अ रिवर फ्लोइंग लाइक दिस और उसके आजू बाजू बहुत सारी छोटी छोटी रिवर आती हैं, दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। जब रिवर उसको पानी ला के देती है तो दैट इज ट्रिब्यूटरी। जब उसी रिवर से कोई एक छोटी सी अलग रिवर अलग हो जाती है एंड वो वाटर को लेके जा रही है दूसरे डायरेक्शन में, देन इट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी। अब ये रिवर का जितना लोकेशन है, ट्रिब्यूटरी इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटरी, ये पूरे रीजन को हम कैलकुलेट करते हैं एंड वी मेक इट एज अ रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन। अब ब्राज़ील के फिजियोग्राफी रीजन में या फिजिकल फीचर्स में जो जो चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, फर्स्ट चीज़ हाईलैंड को स्टडी करेंगे, देन वी लर्न अबाउट द ग्रेट एस्क्रैपमेंट। एस्क्रैपमेंट होता है कि जब मान लीजिए दिस इज़ अ प्लेस, ठीक है, यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है या फिर डेन्यूडेशन का प्रोसेस हो रहा है जिससे इरोजन हो रहा है, तो ये जो रीजन है ये धीरे धीरे करके कट डाउन होते जाएगा, इरोड हो जाएगा, एंड जो बचा कुचा एरिया होता है दैट इज़ नोन एज एस्क्रैपमेंट। अब ब्राज़ील के अंदर भी बहुत बहुत सारे एरिया है जो एस्क्रैपमेंट है, ठीक है। उसके बाद में देन वी लर्न अबाउट कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन क्या है, प्लेन्स कहाँ है, ठीक है, आइलैंड ग्रुप कैसा है। बिफोर लर्निंग दिस लेट्स हैव अ लुक ब्राज़ील का लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है वो देख ले। सो दिस इज द वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में हम लोग जाएंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम लोग को मिलेगा ब्राज़ील। अब ब्राज़ील का जो नदर्न पार्ट है, दिस रीजन इज एक्चुअली अमेजोन बेसिन, और यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे, और ये वाला जो रीजन है, ये दो रीजन को छोड़ के बाकी जितने भी एरिया है वहाँ पे 1000 मीटर से कम के माउंटेन्स हमको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो रीजन है यहाँ, दिस वन इट इज़ अमेजोन रिवर, ठीक है, दिस इज अमेजोन रिवर, और इसका डेल्टा कहाँ बन रहा है, उसका डेल्टा यहाँ पे अटलांटिक ओशन में बनता है। इसके अलावा भी देर आर वेरियस अदर रिवर्स, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में जब हम साउथ अमेरिकन पार्ट में इसके विजिट करेंगे तब यहाँ पे हमको मिलेगा द ग्रेट एस्क्रैपमेंट, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील जो है उसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट अगर हम नोटिस करेंगे तो दे आर हाईलैंड्स। नदर्न साइड में भी अगर हम विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी हमको ग्वेना हाईलैंड्स मिलता है और सदर्न साइड में ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। अब ब्राज़ील के अंदर देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है उसका हाईलैंड्स है, तो हमको ज़्यादा प्लेन एरिया नहीं मिलता है। वी विल नॉट फाइंड मच ऑफ द प्लेन एरिया। जितने भी प्लेन एरियाज हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर लोकेटेड नियर दी रिवर्स। रिवर्स जो होती हैं डेन्यूडेशन के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे सिल्ट कैरी करती हैं, वही सिल्ट फ्लड होता है और वो एरिया में स्प्रेड हो जाता है एंड जनरली पूरी की पूरी एक लेयर बन जाती है जिससे पूरा एरिया जो है एक सिंगल लेवल पे आ जाता है एंड इट क्रिएट अ प्लेन। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेन जो हमको मिलेगा ब्राज़ील में दैट विल बी नियर द रिवर्स। वी वर डिस्कसिंग देयर आर टू इंपॉर्टेंट हाईलैंड्स, फर्स्ट है ग्वेना हाईलैंड्स एंड सेकेंड इज ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। दे आर ऑल्सो समटाइम, यहाँ पे एक रीजन है उसको एक और नाम से जाना जाता है विच इज़ ब्राज़ीलियन सील्ड एज वेल एज ब्राज़ीलियन प्लेटो, ठीक है। अब जो ग्वेना हाईलैंड्स है, ग्वेना हाईलैंड्स जो है उसके नदर्न साइड में एक कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुला। वेनेजुला से लेके ये मतलब दिस इज फ्रेंच ग्वाना और यहाँ पे वेनेजुला है और यहाँ पे है जो आपका पेरू है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रेड होता है, दिस इज ब्राज़ील। ये पूरे रीजन में जो हमारा ये ग्वेना हाईलैंड्स है, ये पहला जो ग्वेना हाईलैंड्स ब्राज़ील में है वो कुछ स्टेट्स में जाता है जिसका नाम है रोरारिमा, पारो और अमापा, ये नॉर्थ साइड में है। इसके साथ में जो सबसे लोएस्ट पार्ट है इस हाईलैंड का वो ब्राज़ील के अंदर फॉल होता है। हाईएस्ट पीक जो ब्राज़ील की है, ठीक है, दैट इज पिको दी नेबलिना, ये 3014 मीटर्स हाई है और ये भी यहीं पे लाई करती है, ठीक है, इसके बॉर्डर पे ही ब्राज़ील एंड वेनेजुला के। एज वी हैव लर्न ब्राज़ील बहुत सारी कंट्री को नेबर करता है, एक बार वापस रिवाइज कर लेना उसे।
अब ये जो रीजन है इसके अंदर जो हाइट है वो दैट इज़ 1000 मीटर, लेकिन इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है ब्राज़ील का, उसकी जो माउंटेन्स है उसकी हाइट 500 से लेके 1000 मीटर के आसपास होती है। और ये जो हाईलैंड है इसका जो ग्रेजुअल स्लोप है, लाइक स्लोप का भी डेफिनेशन है, दिस इज स्टीप स्लोप, मतलब ये माउंटेन है, इस पर डायरेक्टली आप यहाँ पे गिरते हो तो सीधा आप फॉल डाउन हो जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। वेयर एज अ ग्रेजुअल स्लोप इज लाइक दिस, धीरे धीरे माउंटेन राइज होता है एंड धीरे धीरे उसका स्लोप है, मतलब द स्लोप इज़ वेरी स्लोली, मतलब अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, अचानक से उसकी हाइट राइज नहीं हो रही है, दैट इज़ नोन एज अ ग्रेजुअल स्लोप। अब जिसके वजह से अब बहुत सारा रीजन ऐसा भी है उनका जहाँ पे स्टीप स्लोप है, तो जहाँ पे ये स्टीप स्लोप है इसके अलावा जो रिवर्स इसमें से फॉल होती हैं वो रिवर्स बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप नोटिस करेंगे जितने भी मेजर रिवर्स हैं उनकी जो विथ है, जो यहाँ पे दोनों के बीच में एरिया होता है वन एंड से दूसरे एंड का, वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। वैसे जितनी आप नोटिस करेंगे जितने ज़्यादा पतली रिवर होती है, जितना कम पानी वो लेके जाती है, उतना ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। और फास्ट रिवर होने का मतलब है कि वो रिवर शैलो भी है। अब ये हाईलैंड से बहुत सारी छोटी छोटी रिवर निकलती है जो कि लेटर ऑन कहाँ पे चली जाती है, अटलांटिक ओशन में चली जाती है। अब ये मेजर जो रिवर्स हैं उनका नाम है यूरुग्वे, पैराग्वा, पैराना, और साथ में हम अमेज़न को भी इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। अब ये जो रिवर्स है यूरुग्वे, पैराग्वा एंड पैराना, इनका खुद का एक बेसिन है और ये कैसे होते हैं, ओरिजिन होती है सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में, ब्राज़ील के सदर्न पार्ट में ओरिजिन होती है, हम ड्रेनेज में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देन वो मूव कर लेती हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री है। अब ये वर्ल्ड मैप में एक बार देख लो, ब्राज़ील है, यहाँ पे सूरीनाम है, गुआना है, वेनेजुला है, कोलंबिया है, पेरू है, ये बोलीविया है, देन यू हैव पैराग्वा, यहीं से ओरिजिन होती है, देन इट एंटर टू पैराग्वा, ठीक है। पैराग्वा रिवर इसी कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ है एंड देन यहाँ से वो लेटर ऑन मूव होती है अर्जेंटीना में। नाउ दिस इज अर्जेंटीना, ठीक है, यहीं पे एंटर हो जाती है। अब ग्रेट एस्क्रैपमेंट क्या होता है उसको भी एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एस्क्रैपमेंट मैं अब तक आपको समझा चुका हूँ एस्क्रैपमेंट क्या होता है, एक बार शायद आप इमेज देख के ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग जनरेट कर पाओगे। कैन सी ये ब्राज़ील का मैप है और ब्राज़ील के ये वाले रीजन पे विल जूम इन, तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसको हम कहते हैं ब्राज़ीलियन शील्ड, ठीक है, या फिर ब्राज़ीलियन प्लेटो, जो भी आप इसको कहना चाहो, ठीक है। देयर आर 3 नेम फॉर दिस। अब यही रीजन में ना जो उसका आउटर पार्ट है उसको कहा जाता है एस्क्रैपमेंट, ठीक है। हाउ इट लुक लाइक ऐसे देख लो आप। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऐसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन है विद अ फ्लैट सरफेस, एज यू कैन सी ये सरफेस उनका फ्लैट है, ये पीक जैसा नहीं है, माउंटेन जैसा नहीं है, इट्स अ फ्लैट सरफेस। और ये क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोई हवा आ रही है तो ये से ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ द रीजन को, इन मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइमेट को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो होते हैं ये बहुत स्मॉल एरिया में है पहली बार, और साथ में नीचे जो इसका स्लोप इफेक्ट जो है इसकी वजह से क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और इसके साथ में ईस्टर्न साइड में है ये, राइट। अभी हमने अंडरस्टैंड किया था दिस इज एन ईस्टर्न साइड। अब इनका एल्टीट्यूड क्या है, जैसे मैंने बताया था कि देयर आर 2 रीजन को छोड़ के इनका मेजॉरिटी ऑफ द एल्टीट्यूड जो है वो 790 मीटर्स के आसपास है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर एक का 790 मीटर्स होगा, कुछ का ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी ऑफ देम आर 790 मीटर्स। कुछ रीजन ऐसे भी है जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कुछ स्क्रैपमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे हाइट ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे धीरे धीरे करके कम होगी, ठीक है। कुछ जगह ऐसी हैं कि हाइट ऐसे, मतलब मान लो माउंटेन बना हुआ है और हाइट फट से ऐसे नीचे गिर जा रही है, ठीक है, दिस इज़ अ माउंटेन, और ऐसे हाइट फट से नीचे गिर जा रही है, तो कुछ जगह ऐसे भी हैं, ठीक है। अब बिकॉज देखो जैसे ये माउंटेन है, अब माउंटेन से यहाँ से विंड आ रही है, ठीक है। अब ये विंड के साथ में ना बादल भी हैं, बट ये जो चीज़ है ये माउंटेन इसको ब्लॉक कर दे रहा है, तो ये एरिया में बारिश होगी नहीं, ये एरिया जो है यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहीं पे जितने भी रेनफॉल है सारी रेनफॉल यहाँ हो जाएगी। तो ये जो रीजन है ये विंड साइड हो जाता है, और ये जो रीजन है ये रेन शैडो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। हेंस क्लाइमेट पे इस तरह से वो इम्पैक्ट करते हैं। और साओ पोलो में ना एस्क्रैपमेंट की जो स्टीपनेस है वो बहुत हाई है। साओ पोलो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड जगह है ब्राज़ील के अंदर, ठीक। तो साओ पोलो से पोर्ट एलेग्रे तक जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। अभी एस्क्रैपमेंट बैरियर का काम करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी वजह से रेन शैडो एरिया बनता है, ठीक है, एक बार आप पढ़ लेना। अब
बिकॉज ये रीजन को ब्लॉक कर देते हैं, तो ये जो नदन साइड है, बिकॉज देखो हवा जो होती है वो साउथ से आती है और एस्क्रैपमेंट उसे रोक देते हैं, तो जो ये रीजन होता है ना, ये रीजन में बारिश पहुंच नहीं पाती है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे ना एक क्वाड्रिलैटरल बन जाता है, 4 डॉट आप पकड़ लो इस तरह से, मतलब एक काइंड ऑफ अ स्क्वायर बन जाता है जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। अब बारिश नहीं हो पाएगी तो ये ड्रॉट एरिया हो जाता है, जिसको कहा जाता है ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये जो रीजन है ना, ये रीजन एक डॉट क्वाड्रिलैटरल है, ये रीजन, क्योंकि यहाँ से जो विंड है उसको तो हमने ब्लॉक कर दिया है। अब विंड जो है, मतलब हमने इन द सेंस हाईलैंड जो है वहाँ का उसने ब्लॉक कर दिया है। अब ये हवा इधर से जो हवा है यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएगी और ये रीजन जो है सूखाग्रस्त होता है। अब आप पूछेंगे ऊपर से भी तो हवा आ सकती है, तो यहाँ पे ग्वेना हाईलैंड्स भी तो है, वो ऊपर से आती हुई हवा को ब्लॉक कर देता है। तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ये रीजन जो है इसी को रेनफॉल डिराइव होता है, बाकी जो पूरी रीजन है वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता। अब बात करते हैं कोस्टल रीजन की। अब देखो ब्राज़ील की कोस्ट लाइन ना इंडिया से थोड़ी सी छोटी है, इंडिया की 7,500 है रफली, और ब्राज़ील की जो कोस्ट लाइन है वो 7,400 है किलोमीटर्स। अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसका यूसेज बहुत अच्छा है, हम पूरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राज़ील की जो कोस्ट लाइन है वो मेजोरिटी ऑफ देम के नॉट बी यूज, बिकॉज वाई स्क्रैपिंग की वजह से ना वहाँ कोस्टल रीजन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेजोरिटी ऑफ देम के नॉट बी यूज। ठीक है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो कोस्ट लाइन है वो किस तरह डिवाइड हुई है। अब 2 तरीके से डिवाइड हुई है, एक नदन है और एक ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, नदन कोस्ट जो है वो एक्सटेंड कहाँ से करता है, अमाम्पा प्रोविंस से करता है, और कहाँ पे ख़त्म कहाँ करता है, ग्रैंडे डो नॉटे। अब ये देखो ब्राज़ीलियन नेम है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैथ द कॉलम में आ जाएगा तो पता कर लेना खाली। ठीक है, अब इसको कहा जाता है नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट। ठीक है, अब जहाँ ये ख़त्म होता है वहीं से आपका शुरू होता है ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, साउथ की तरफ। अब नॉर्थर्न कोस्ट जो है इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर आती हैं, उनमें से सबसे प्राइम वाली जो है वो अमेजोन रिवर है। अब इसी रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है मरोजा आइलैंड। अब देखिए मरोजा आइलैंड भले ही हम कहते हैं या अमेजोन के पास है, बट ऐसा नहीं है। मरोजा आइलैंड ना 2 रिवर्स के बीच में है, एक है अमेजोन रिवर और दूसरी रिवर है टोकोनटिन्स। अब यही शायद से इसको प्रोनाउंस करते हैं टोकैंटिन्स या टोकोटिन्स, जो भी आप इसे बोलना चाहो। स्पेलिंग याद रख लेना, मैच द कॉलम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि मरोजा आइलैंड कौन से 2 रिवर के बीच में पूछा जाता है, ऐसे करके समथिंग लाइक दैट। अब जो ईस्टर्न कोस्ट है ना उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है स्मॉल रिवर्स का। ईस्टर्न कोस्ट में बहुत ज़्यादा ये रिवर्स नहीं है, मतलब कुछ अगर रिवर्स को हम इग्नोर कर दें तो जो इसका ईस्टर्न कोस्ट है, यानी देखो पहले हमने बात की थी नदन कोस्ट है, उसके बाद जैसे ही नदन कोस्ट चालू होता है तो ईस्टर्न कोस्ट चालू होता है जो कि साउथ ब्राज़ील तक खत्म हो जाता है, ये रीजन तक। ठीक है, अब ये जो रीजन है, ये रीजन का जो कोस्ट है ये ज़्यादा बड़ी रिवर्स को होस्ट नहीं करता है। यहाँ पे जो मोस्टली कोस्टल रिवर्स आपको मिलेंगी जो शुरू होंगी कुछ 100 किलोमीटर्स पे और फिर एंड हो जाएंगी, लेकिन इन सब में सिर्फ एक ही रिवर है जो थोड़ी सी बड़ी है जिसका नाम है फ्रांसिस्को। ब्राज़ीलियन कोस्ट में ऐसा है बहुत सारे बीचेस हैं, ठीक है, बहुत सारे सैंड ड्यून हैं। अब ब्राज़ीलियन कोस्ट में ना बहुत सारे ऐसे एनिमल और बीइंग भी मिलते हैं जो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 2 एक कोरल रीफ हुए और एटॉल आइलैंड्स है। एटॉल एक आइलैंड होता है, ये कैसा होता है, ये कोरल जो होता है ना, एक कोरल जो होता है लेयर पे लेयर बाय लेयर बनते जाता है, ऐसे धीरे धीरे लेयर बनेगा और ऐसे बनते 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 ये इस पानी के ऊपर आ जाता है और पानी के ऊपर आते ही एक आइलैंड खुद ही बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो कोरल आइलैंड्स हैं, आप कोरल आइलैंड्स की पिक्चर आपने देखे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक होता है वहाँ का। ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। अब ये आपकी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दीज आर कोरल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल और मैग्निफिसेंट बीइंग है ये पानी के अंदर होते हैं। आप कह सकते हो एक एक्वेटिक प्लांट काइंड ऑफ है, बट एग्जैक्टली प्लांट नहीं होते, बट एज्यूम करने के लिए आप समझ सकते हो ये प्लांट होते हैं। एक्चुअली में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। आप सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में जानने के लिए आप अपने साइंस के टीचर से इसके रिगार्डिंग बात कर लीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं समझेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इस चीज़ को समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक एटॉल है। होता क्या है, जो ये मैंने जैसे आपको प्रोसेस बताया था, कोरल बनते हैं, कोरल धीरे धीरे से फॉर्म होते हैं और ये पूरा आइलैंड बना लेते हैं, बट कोरल्स आजू बाजू ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ये एक बैरियर का रूप ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी हाइट और बढ़ती है तो पानी अंदर जमा होने लग जाता है। तो ये रीजन देखेंगे आप सबमर्ज हो चुका है और बीच में बचा हुआ जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, वो हमारा जो है, ऐसे अगर जब भी आपको ऐसे कोई रीजन मिले जो आजू बाजू पूरे सर्कल हो जाए, बीच में छोटा सा आइलैंड है, तो ऐसे रीजन को हम एटॉल कहते हैं। कुछ इस तरह से वो आइलैंड नज़र आते हैं, कोरल आइलैंड जो होते हैं। आपने मालदीव्स के बारे में देखा होगा कि ये कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको लगेगा कि वाटर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये जो बोट्स हैं ये फ्लोट हो रहे हैं।
कंप्लीट क्लीन होता है वहाँ का, ठीक है, टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं प्लेन एरिया क्या होता है, ठीक है। प्लेन ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखो कैसा होता है, लो लाइंग एरिया होता है कंपेरेटिवली, अपने लोकेशन से ना सीधे जो जा रहा है ऐसे करके एक लाइन बनेगा और ये प्लेन होता है एरिया, ठीक है। अब मैं प्लेन एरिया तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन दो जगह है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया मिल जाता है। पहला है अमेज़न का बेसिन जो कि नॉर्थ में है, फिर पैराग्वे पराना का सोर्स जो है ये हमको मिल जाता है यहाँ पे हमारा प्लेन एरिया। अमेज़न बेसिन जो होता है ये दो दो चीज़ों के बीच में है, दो हाईलैंड जिसको हम कहते हैं। पहला जो कि ब्राज़ील के लार्जेस्ट प्लेन्स में से एक होता है, अमेज़न का जो प्लेन है वो ब्राज़ील के लार्जेस्ट प्लेन में से एक है और ये दो हाईलैंड्स के बीच में है। अब ब्राज़ील का जो अमेज़न प्लेन है ना वो जनरली लाई करता है नॉर्दर्न साइड में, मतलब मान लीजिए दिस इज ब्राज़ील, तो उसके जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे लाई करता है और धीरे धीरे उसका जो स्लोप है ना वो ईस्टवर्ड होते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे जो है ईस्ट की तरफ उसका स्लोप बढ़ते जा रहा है। अब इससे होगा क्या, जितनी भी रिवर यहाँ फ्लो करेगी वो सब कौन सी तरफ जाएगी, ऑफकोर्स सिंपल सा लॉ है कि रिवर जो है ग्रेविटेशन को फॉलो करेगी और वो फ्लो करेगी ईस्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। अब जो अमेज़न है वो शुरू होती है ग्वाना हाईलैंड से, ठीक है, ग्वाना हाईलैंड से शुरू, सी यहाँ से शुरू होती है अमेज़न, तो जिसकी वजह से ये जो रीजन है यहाँ पे आपको बहुत कम प्लेन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाती है तो उसकी रिवर्स का जो सोर्स है वो बढ़ने लग जाता है, जितनी हो मैक्सिमम रिवर उसको मिलने लग जाती है, तो जो उसका वाटर कंटेंट है वो बढ़ जाता है। वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स उसका जो स्पेस है, यानी स्पेस इन द सेंस जो बहने का स्पेस है, पहले इतनी पतली थी क्योंकि पानी कम था, अब पानी मिल गया उसको ज़्यादा, तो उसका जो ब्रेथ है वो भी तो बढ़ेगा, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो जो मिट्टी है या जो सेडिमेंट है या जो सिल्ट है उसको कैरी करने का भी क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो जो आजू बाजू का एरिया है उसको ज़्यादा प्लेन करती है। अब जो अमेज़न बेसिन है वो 1300 किलोमीटर में स्प्रेड है, 1300 किलोमीटर्स में स्प्रेड है। अब बेसिन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, नहीं आपको नहीं याद आ रहा है तो एक बार रिवर्स करिएगा वीडियो को, वापस पीछे जाइए एंड वापस एक बार देखिए, अगर फिर भी ना समझे तो लेट मी नो अबाउट इट, मैं आपको अपडेट करा दूंगा इसके रिगार्डिंग। अब रिवर जो है धीरे धीरे अटलांटिक ओशन की तरफ अप्रोच करती है और जैसे जैसे वो अप्रोच करती है तो उसका प्लेन एरिया इंक्रीज होता है, इसका और इसके साथ में ना जो ये एरिया है जहाँ पे विड्थ ज़्यादा हो जाती है ये कोई एक्सेस जल्दी नहीं कर पाता है, इसीलिए बहुत सारे बीइंग हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं जो यहाँ पे एक्सप्लोर किए जाते हैं या डिस्कवर किए जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो रिवर है ये यहाँ पे आती है, ये पूरा एरिया जो है फॉरेस्ट हो गया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता रहता है और बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं और दिन पे डेली यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये जो पूरा बेसिन है इसके से रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब रेन फॉरेस्ट का ही दूसरा नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब पराना और पैराग्वा रिवर के बारे में भी देख लेते हैं। अब इनका जो सोर्स है ना ये साउथ में फॉल होता है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं मैप में फिर से। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो पराना और पैराग्वा रिवर जो है ना यहाँ पे ओरिजिन होती है, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ तीनों रिवर्स को। पैराग्वा रिवर देखो यहाँ पे इस तरह से फ्लो करती है, ओके, इस तरह से पूरी फ्लो हो रही है, इग्नोर करना हो 2-3 जगह ऐसा होगा, ठीक है, फोकस करिए खाली रिवर्स पे। ये इस तरह से जाती है और यहाँ पे कन्फ्लुएंस हो जाता है इनका, ठीक है, सिंपली सा मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। उसके साथ में आपका यूरुग्वे रिवर, ये 3 रिवर जो है ना, अब यहाँ पे 3 जगह देखिए, ये जगह और ये जगह, पहले यहाँ पे पराना यूरुग्वे से मिलती है और फिर पैराग्वा से यहाँ पे आके मिलती है, तो ये रिवर जो है, ये जो रीजन है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज बेसिन है इनका, सेकेंड इम्पॉर्टेंट। अब इसके अंदर ना वन ऑफ द वेटलैंड एरिया है सबसे बड़ा वाला। अब वेटलैंड क्या होता है, देखो वेटलैंड मतलब जब भी कोई जगह जो होती है वो पानी से मैनमेड भी हो सकती है, जो पानी से मोस्टली कवर हो या फिर पानी का सोर्स में हो, तो वहाँ पे बहुत सारे, अब पानी जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लिविंग क्रीचर इसके आजू बाजू घूमते हैं। और ये वर्ल्ड का यहाँ पे जो है पैंटेनल एक जगह है ब्राज़ील के अंदर जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेटलैंड एरिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलअप बनता है, ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, इसको याद रखना। अब क्योंकि ये वेटलैंड है तो अब पानी रहेगा, कीचड़ रहेगा, तो दलदली इलाका बनेगा जिसको कहा जाता है स्वैम्प, ठीक है, मार्श। इसके साथ में नॉर्थ वेस्टर्न में जो रीजन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं उसका नाम है माटो ग्रासो डो सुल, ये ब्राज़ील के अंदर है, नेम काफ़ी डिफिकल्ट है तो आप इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है, अर्जेंटीना तक,
ठीक है। अब अर्जेंटीना के भी अंदर ये स्प्रेड होता है 2-3 जगह, लेकिन वो क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो विल नॉट लर्न अबाउट इट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आइलैंड्स। अब देखिए आइलैंड्स इनके 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। अब देखो इंडिया के पास भी 2 आइलैंड्स थे, हमने बात की थी प्राइम वाली। अब छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, 2 प्राइम की हमने बात की थी, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। बिल्कुल उसी तरीके पे आप कह सकते हो इनके 2 आइलैंड्स हैं। पहला आइलैंड जो होता है ये कहते हैं कोस्टल आइलैंड, और दूसरा होता है मरीन आइलैंड। अब देखो कोस्टल आइलैंड क्या होता है, ये पूरा मेनलैंड एरिया है, उससे जस्ट थोड़ा सा दूर में ना ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। अब मरीन आइलैंड्स क्या होता है, ये पूरा एरिया है ब्राजील है, उससे 300-200 किलोमीटर की दूरी पे ऐसे आइलैंड्स बने समुद्र के बीच में। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एरिया नज़दीक है, कोस्ट रीजन से नज़दीक है, तो वो मरीन आइलैंड्स हो जाते हैं, सॉरी कोस्टल आइलैंड्स हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा दूर हो तो मरीन आइलैंड हो जाते हैं। तो ऐसे 2 आइलैंड इनके पास हैं, और ये पूरे ब्राज़ील के पार्ट हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ब्राज़ील के पार्ट हैं। मेनलैंड का मतलब होता है जो मेन कंट्री है, मतलब जो ये ब्राज़ील का मेन एरिया जिसको ब्राज़ील कहा जाता है। हम मैप पे भी सर्च करें, गूगल पे भी सर्च करें, तो जो मेन एरिया भी हमने शुरू में देखे थे वो मेनलैंड होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था उनकी जो दूरी है वो 300 किलोमीटर के आसपास है, मतलब दिस इज मेनलैंड, उससे 300 किलोमीटर की दूरी पे ये लोग हैं। ठीक है, अटलांटिक ओशन के अंदर हैं, और बहुत सारे जो इनमें मोस्टली आइलैंड्स हैं दे आर रॉकी, और उसका जो टॉप पार्ट है वो सबमर्ज हो चुका है, यानी एक एटॉल काइंड ऑफ है। और आइलैंड नियर साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड्स एंड आर कॉल्ड एटॉल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो रीजन है, ऐसा मान लो कि मैं एक एटॉल बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया। अब धीरे धीरे ये जो एक कोना है ना जिसपे मैंने जो इंक यूज़ की है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगी, बिकॉज कोरल बनते जा रहे हैं और एक के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो बीच का जो आइलैंड है वो ये पानी से घिरा हुआ है, तो ये डूब जाता है, लेकिन ये कंट्री का है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, मतलब इनको डिग करके इनके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो उसकी कंट्री को उसका यूसेज होता है। तो आप सोचेंगे कि ये डूबे हुए आइलैंड्स पे क्लेम करके क्या मिलता है, एक तरह से टेरिटोरियल होता है। कभी बेस बनाना रहा, या फिर कभी कोई मान लीजिए रिसोर्स मिल गया, तो उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एक फैसिलिटी मिल जाता है। आज नज़दीक में माइनिंग करने का, या कोई ऑयल रिजर्व मिल गया, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एडवांटेज हो जाती हैं। तो जितना हो सके कंट्रीज होती हैं मैक्सिमम क्लेम करती हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब ड्रेनेज बेसिन के ऊपर अंडरस्टैंड। बिफोर दैट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको एक बार क्रॉस कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे इन्होंने रिवर का नाम लिखा हुआ है, 2 इंपॉर्टेंट रिवर। जैसे ब्राज़ील की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम है अमेजॉन रिवर, और इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम है गंगा रिवर। ठीक है, टोटल कैचमेंट एरिया मतलब कितनी एरिया में स्प्रेड है, बेसिन एरिया आप कह सकते हो इसे, तो इसका है 10,16,124 किलोमीटर्स। वेर एज आप अमेजॉन को नोटिस करो, दिस इज 70,50,000 किलोमीटर्स रफली। अब टोटल लेंथ कितनी है, तो आप अमेजॉन की देखो 6,400 किलोमीटर है, वेर एज यू गो फॉर गंगा, तो गंगा इज 2,525 किलोमीटर्स। डिस्चार्ज मतलब पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में कितने अमाउंट का पानी डिस्चार्ज होता है इसके अंदर, तो गंगा से पर सेकेंड में ना आप डिस्चार्ज देखेंगे तो 16,648 मीटर्स का है, 48 मीटर पर सेकेंड का है वाटर का। वेर व्हेन यू कम टू अमेजॉन रिवर तो इट इज अबव 2,09,000 के आसपास है। ठीक है, सो मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं तो अमेजॉन इज अ वेरी बिग रिवर, बहुत ही जाइगेंटिक रिवर है। चलो एक फैक्ट आपको बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। अमेजॉन रिवर ना वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी डिस्चार्ज करने वाली रिवर है। मतलब ये जो पानी डिस्चार्ज करती है ना, इतना इतना कोई भी रिवर नहीं करता है, नो रिवर इन द वर्ल्ड डू। साथ ही ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम कहेंगे तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करती है, इन द सेंस यू कैन से बिगेस्ट। आपने सुना होगा नील रिवर के बारे में, या नाइल, दोनों नाम से इसे जाना जाता है, जो प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। अब नाइल रिवर जो है ना, ये आप देखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। बट लॉन्गेस्ट होने में मतलब मान लीजिए एक पतली सी रिवर फ्लो हो रही है और सबसे लंबा ट्रैवल करती है, वेर इज एक ऐसी रिवर है उसके कंपेयर में काफ़ी मोटी सी रिवर है जिसमें खूब सारा पानी है। तो आप इसे अमेजोन समझो और इसे आप नील समझो। रिवर नाइल जो है बहुत पतली रिवर है कंपेयर टू अमेजोन, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर डिस्चार्ज भी ये करती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ड्रेनेज बेसिन जो ब्राज़ील का है
उसमें अमेजोन रिवर को अंडरस्टैंड करेंगे, पैराग्वे एंड पराना को समझेंगे, और सौ फ्रांसिस्को जो कि इनकी थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। अमेजोन बेसिन, सिंपल सी बात है, इसको अभी हमने पढ़े थे, फ्रेंच गुआना नहीं, गुआना हाईलैंड्स के आसपास इसका ओरिजिन होता है, जहाँ पे ये ब्राजील के अंदर एंटर करती है। एंडीज माउंटेन से इसको बहुत ज़्यादा सोर्स मिलता है। अब देखो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में ना दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, दोनों में ना आपको फोल्ड माउंटेन मिलेंगे, यानी एमर्जिंग माउंटेन जो अभी बढ़ रहे हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा रॉकी, ठीक है, लेकिन साउथ अमेरिका में एक माउंटेन है जिसका नाम है एंडीज, ठीक है। आर ए याद रखना आप, नॉर्थ में आर है और नॉर्थ में आर है और साउथ में ए है, ठीक है, एंडीज। अब तो एंडीज जो है ना, इसे माउंटेन है, तो माउंटेन्स के ऊपर से जब बारिश होती है तो धीरे धीरे उसका एक सोर्स बनता है और पानी जो है अमेजोन में आता है। तो ये प्राइमरी सोर्स है इनिशियली, मतलब इनिशियल सोर्स हम कह सकते हैं जहाँ से पानी अमेजोन को मिलता है। अब अमेजोन जो है ना, जितना भी एरिया उसको मिलता है उसको वॉश ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि उसका मेजॉरिटी जो माउथ है वहाँ पे ज़्यादा आपको डिपॉजिट नहीं मिलेगा। साथ ही ये बहुत ज़्यादा अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी अभी मैंने आपको बताया था, व्हेन रिवर को कोई पानी देता है तो इट्स अ ट्रिब्यूटरी, उससे पानी ले जाता है, दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ऐसे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी भी हैं जो उससे पानी लेके चले जाती हैं। और ये भी कारण, आप पानी लेके जाएंगी तो फिल्टर तो नहीं लगाए ना, उसके साथ में जो मिट्टी सिल्ट है जो कि डेल्टा बनाने के काम आता है उसे भी लेके जाएंगी, जिसकी वजह से ये भी एक प्राइम कारण है जिसकी वजह से वो डेल्टा उतना ह्यूज अमाउंट में नहीं बन पाता है। अब जो अमेजोन का विथ है ना, मतलब देखिए अमेजोन शुरू में ऐसे बह के आ रही है, ठीक है, अमेजोन शुरू में ऐसे बह के आ रही है, तो धीरे धीरे उसको बहुत सारा पानी मिलता है। पानी मिलता है तो अमेजोन, आप नोटिस करेंगे कि अमेजोन का विथ जो है ना वो वैसे धीरे धीरे करके आगे जाएगी, वैसे बढ़ते जाएगा। तो जब वो अटलांटिक ओशन तक पहुंचती है ना, अटलांटिक ओशन तक वो काफ़ी ब्रॉड हो चुकी होती है और आगे धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो मिट्टी जमा करेगी, तो यहाँ पे एक वास्ट नेटवर्क बनता है डेल्टा का। और ये जो डेल्टा है इसका विथ अगर हम लोग कैलकुलेट करें, यानी चौड़ाई अगर हम लोग इसकी कैलकुलेट करें, तो दैट इज समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर के आसपास है। अब अमेजोन के बाद जो सेकेंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आती है वो है पराना पैराग्वे बेसिन। पराना पैराग्वा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दिस इज पैराग्वे रिवर, दिस इज पराना रिवर जो यहाँ पे आके से मिलती है। मैं कन्फ्लुएंस पॉइंट को नोट करा देता हूँ। अब व्हाट इज अ कन्फ्लुएंस पॉइंट? कन्फ्लुएंस पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे दो रिवर मिलती है। फॉर एग्जांपल दिस इज रिवर ए एंड दिस रिवर एक्स, दोनों ओरिजिन हुई, काफ़ी लंबी ट्रैवल की उन्होंने, और यहाँ पे आके ना एक्स और ए जो है मिल जाती हैं, और इसके बाद में ये सिर्फ एक्स रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ पे ये ए रिवर एक्स से मिली है, उस रिवर को, उस जगह को हम कहते हैं कन्फ्लुएंस जोन या कन्फ्लुएंस पॉइंट, ठीक है, या फिर आप कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कह सकते हो, जो भी आपको कहना है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मैंने दो जगह मार्क की है, पहला है पैराग्वा रिवर और दूसरा है पराना रिवर। यहाँ पे यूरुग्वे और पराना जहाँ मिलते हैं ये इनका पहला कन्फ्लुएंस होता है, फिर ये रिवर आगे से पैराना रिवर बन के आगे फ्लो करती रहती है। अब देखिए इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेजर रिवर कौन सी है। पराना इज अ क्वाइट मेजर रिवर एज कम्पेयर टू यूरुग्वे, तो जो बड़ी रिवर होती है जनरली उसी का नाम यूज किया जाता है। यहाँ पे ये आके पैराग्वे से मिल जाएगी और ये बेसिन फिर आगे कंटिन्यू होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे जाते हैं हम लोग। अब ये जो है वन ऑफ द, ये जो दो रिवर हैं ये बहुत ही मेजर रिवर हैं, और जैसे मैंने बताया था थोड़े समय पहले, ये लेटर ऑन ये जो रीजन है दिस इज योर अर्जेंटीना, ठीक है, दिस इज अर्जेंटीना। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, नॉट लास्ट बट वन ऑफ द मेजर रिवर्स हैं, जिसका नाम है साउ फ्रांसिस्को। साउ फ्रांसिस्को आपको यहाँ मिलेगी, ये यहाँ से ओरिजिन होती है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी छोटी छोटी लेक से ओरिजिन होती है, फिर ये ट्रैवल करती है नदन साइड में एंड देन यहाँ पे आके डेल्टा बना लेती है। यहाँ पे देखो इसका एक और कन्फ्लुएंस हो रहा है, रिवर का नाम तो नहीं दिया हुआ है बट यहाँ पे एक और कन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ पे एक रिवर इसको और मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर अदर रिवर्स, जैसे कि हम पढ़े थे जो नदन साइड की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है साउ फ्रांसिस्को, ठीक है। इसके अलावा ये जो रिवर आपको दिख रहे हैं जो ब्लू कलर में मार्क हुए हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये सारी जो हैं ये कोस्टल रिवर्स हैं, ठीक है। इनके बारे में आपसे मैच द कॉलम पूछ लेंगे, दे विल आस्क यू अबाउट नदर्न रिवर्स, सदर्न रिवर्स, लार्जेस्ट रिवर्स, कोस्टल रिवर्स, और उसके सामने आपका
रिवर्स का नाम लिख देंगे, तो एक बार खाली आप याद रख लोगे तो अच्छा है। अब कोस्टल रिवर जो होती हैं वो उनका लेंथ उतना हाई नहीं होता है, दे आर वेरी शॉर्ट। साथ ही ये जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में फ्लो करती हैं इन ब्राज़ील, जिसकी वजह से इनकी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो जाती है, ज़रूरत हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनको हम कोस्टल रिवर्स में काउंट करते हैं उसका नाम है परिनीबा रिवर एंड इटापेक्यूरी रिवर। ठीक है, ये दोनों रिवर जो हैं ये फ्लो करती हैं कोस्ट रीजन में, और ये फिर कहाँ पे फाइनली इनका माउथ बनता है। माउथ मतलब वो जगह होती है जहाँ पे रिवर समुद्र से मिल जाती है। हाँ, ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इसके अलावा भी देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट रिवर्स जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती हैं एस्क्रैपमेंट के। आप यहाँ पे उनका नाम पढ़ सकते हैं। रिवर पुरागवाकू जो कि एंटर करती है अटलांटिक ओशन में नियर कहाँ पे, साल्वाडोर टाउन में। ठीक है, अगेन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली फिलिंग द ब्लैंक्स सब में काम आएगा। ठीक है, फोकस करिएगा कि आप फैक्ट्स को थोड़ा याद रख लो। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। इंडिया का जो ड्रेनेज बेसिन है उसको एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हिमालयन रिवर और एक पेनिसुलर रिवर। अब हिमालयन रिवर वो रिवर होती हैं जिसका ओरिजिन हिमालय से होता है, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, ब्रह्मपुत्रा हुई, इंडस हुई। इनमें हम दो सबसे प्राइमरी रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर हिमालयन रिवर्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पहले बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की, एंड विल ऑल्सो लर्न अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इनका एक फैक्ट है कि जनरली अगर आपको एक कंपैरिजन पूछ लें कि ऐसा क्या कंपैरिजन है कि हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर में, मैं यहाँ पे अटैचमेंट अटैच कर दिया हूँ, आप इस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, पॉज करिए, इसको आराम से पढ़ लीजिए। जहाँ हिमालयन रिवर्स गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जनरेट करती हैं, बिकॉज गर्मी आती है और जो ग्लेशियर वो मेल्ट होते हैं और जिसकी वजह से बहुत हाई अमाउंट में पानी आता है। वहीं उसके अपोजिट जो हमारी पेनिसुलर रिवर हैं उनका पानी सूख जाता है। तो जो हिमालयन रिवर हैं हेंस दे आर नोन एज पेरिनियल रिवर्स, साल भर बहती हैं। वेयर जो पेनिसुलर रिवर है उसको एक या दो रिवर्स को हम अगर इग्नोर कर दें तो बाकी सारी रिवर गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। बात कर लेते हैं हम लोग इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम का जो रीजन होता है इट नियर टू अ लेक कॉल एज मानसरोवर। ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यू कैन सी दिस एरो, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब फ्लो करने से आपको सीधा पता चल रहा होगा ये हमारे लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से फ्लो करती है। लेटर ऑन पहले ऐसा लिखा जाता था जम्मू कश्मीर फ्लो करती है, बट अभी नवंबर 2019 में नया मैप आया है जिसके हिसाब से ये सिर्फ लद्दाख में फ्लो कर रही है। यहाँ से लद्दाख से फ्लो करती है। यहाँ पे इसको एक रिवर है जिसका नाम है शोक रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ से उसको पानी ला के देती है। लेटर इन्हें आगे मूव करती है और आप नोटिस करेंगे कि ये यहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। पाकिस्तान में एंटर होने के बाद ठीक है, इंडस रिवर को सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये इंडस रिवर जो है ये एंटर होती है। यहाँ पे इंडिया में झेलम रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है। अब झेलम रिवर जो है ये ट्रैवल करती है और लेटर ऑन चेनाब से मिल जाती है। यहाँ पे इनका कन्फ्लुएंस होता है चेनाब का। ठीक है, लेटर ऑन पीछे से एक और रिवर आती है इसका नाम है रावी। ठीक है, ये भी इंडिया में ओरिजिन होती है। देन एक और रिवर है जिसका नाम है ब्यास, बुक्स में लिखा नहीं है आपके मैप में लेकिन हमको मिल जाता है ब्यास रिवर जो कि सतलज से मिलती है। ठीक है, सतलज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पंजाब। ठीक है, अब आपको मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था बिकॉज ऑफ दिस 5 रिवर्स ना पंजाब का नाम पंजाब पड़ा था। ठीक है, अब ये ब्यास फ्लो करती है एंड लेटर ऑन ये यहाँ पे आके चेनअप से मिल जाती है एंड फिर लेटर ऑन ये जितनी भी रिवर्स थी ये सब मिल जाती है इंडस से पाकिस्तान के अंदर। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फ्लो करते हुए जाएगी इस तरफ। ठीक है, आगे का मैप इसमें है नहीं बट लेटर ऑन आगे जाएगी। यहाँ पे एक सिटी है उनकी कराची, अरेबियन सी में, और कराची सिटी में इसका बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये पूरी जो ये ट्रैवल था कि किस तरह से इंडस ओरिजिन होती है, कौन कौन सी उसके मेजर बेसिन्स हैं, कौन सी रिवर है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमने बात की झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर और सतलज रिवर, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, जो पानी ला के देती हैं।
कहाँ कहाँ से फ्लो करता है। एज यू नो दिस बुक इज़ ओल्ड, ठीक है, 2 साल पहले का एडिशन है ये बुक का, तो अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो है उन्होंने एज अ स्टेट लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से बाय द नेक्स्ट एडिशन का बुक जब आएगा तब ये चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। अब ये फ्लो करता है पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब जो मेजर ट्रिब्यूटरी है इनकी वो है सतलज। वो ओरिजिन कहाँ से होती है, मानसरोवर के नज़दीक से पंजाब प्लेन को ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी देती है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस पंजाब में बहुत है। पंजाब रीजन में देखो आपको पता होगा रेनफॉल बहुत कम होता है, तो बिकॉज पंजाब में इतनी एग्रीकल्चर क्यों हो पा रही है, द रीजन इज इरीगेशन, यानी ज़मीन से अंडरग्राउंड वाटर को खींचा जाता है और उसे बाहर पंपिंग किया जाता है पंप को यूज़ करके। तो जो सतलज रिवर है उसको भी यूज़ किया जाता है इसके साथ में ही। अब रिवर जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना होता है, तो ठीक है। इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। जैसा कि मैंने बताया कि ये फिर इंडस फ्लो करती है पाकिस्तान के अंदर, फिर अरेबियन सी में मीट हो जाती है। अब गंगा जो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। अब देखो एक फैक्ट ये है यहाँ पे, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो अर्थ की जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करता है, अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करता है। जियोलॉजिस्ट वो होता है जिसने पढ़ाई की होती है जियोलॉजी की, ठीक है, ये एक स्टडी होती है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे गंगा की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है यमुना। यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। देखो गंगा जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ अ प्लेस जहाँ से यमुना निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। उससे जस्ट थोड़ा आप ईस्ट साइड में जाओगे तो आपको गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा। अब यहाँ से यमुना जो है ना ये पंजाब वगैरह साइड से फ्लो करने लग जाती है, फिर दिल्ली में जाती है, फिर वहाँ से यू मार के यूपी में एंटर हो जाती है, ठीक है। फिर यहीं पे गंगा जो है वो उत्तराखंड से होते हुए यूपी फिर बिहार में जाती है। तो यूपी में एक जगह है प्रयागराज, ठीक है, वहाँ पे इनका कन्फ्लुएंस होता है। अब कन्फ्लुएंस क्या है इसका वीडियो मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, उसको एक बार के लिए देख लीजिए। एज यू कैन सी यहाँ पे 2 रिवर जो हैं वो मीट हो रही हैं। ये देवप्रयाग का है। गंगा ऐसे नहीं सिर्फ अकेले बन जाती है, गंगा बहुत सारे रिवर्स को मिलके बनती है। तो इनमें से ये 2 रिवर्स हैं, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। इन दोनों का यहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहा है जब 2 रिवर मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से संगम एक जगह जो पूरा ये यहाँ पे इलाहाबाद में जगह है प्रयागराज, वहाँ पे संगम करके एक जगह है जहाँ पे तीनों रिवर मिलती हैं, प्रोसेस को ही संगम कहा जाता है, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र रिवर देखो वैसे तो गंगा को इंडिया के अंदर नहीं मिलती, बांग्लादेश में जाके मिलती है, बट वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन जो होता है ना वो होता है तिब्बत में। तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर रखा है 1950 से, ठीक है। सो तिब्बत में ओरिजिन होता है, तिब्बत से ये फ्लो करती है। तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग जोंगपो। ये यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है सांगपो, 2 नाम है उसके, सांगपो रिवर, ठीक है। देन फ्लो करती है, फ्लो करने के बाद हिमालय के एंड में पहुंचती है, वहां से कट यू टर्न करती है और वहां से इस तरह से घूम जाती है एंड एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही वो एंटर करती है, देखो अब यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से लेके जहाँ से ओरिजिन हो रही है, जहाँ से ऐसे यू मार रही है ये रीजन तक, यहाँ पे इसका नाम है सांगपो रिवर। जैसे यू मारती है उसका नाम हो जाता है दिहांग रिवर। और जैसे ही वो असम या आसाम उसके अंदर एंटर करती है उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से बह रही है। यहाँ से गंगा रिवर आ रही है, गंगा रिवर जैसे ही बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र जाती है, दोनों जहाँ पे मिलती हैं उस जगह का नाम हो जाता है मेघना। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में लेटर ऑन मेघना नाम से ही फ्लो करती है और डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा में से है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक बार आप रीड कर लीजिएगा इस चीज़ को। और जितने अमाउंट का डिपॉजिट करता है ये बहुत ज़्यादा हाई है, लार्ज डेल्टा बनाता है, जो कि जैसे मैंने बताया। अब हिमालय रिवर में गंगा जो रिसीव है करती है बहुत सारे रिवर्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमालय से सारी रिवर मिलती है, बहुत सारी रिवर ऐसी भी हैं जो कि हिमालय से उनका ओरिजिन नहीं होता है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज,
यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर है गंगा की, जैसे चंबल हुआ, सिंध हुआ, बेतवा हुआ, कैन हुआ, सोन हुआ। ये सारी रिवर जो है इनका ओरिजिन यहाँ हिमालय से हो रहा है क्या? नहीं, इनका ओरिजिन तो सेंट्रल पार्ट से हो रहा है। देखो यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ये सारी जगह से ओरिजिन हो रहा है। तो सवाल है कि ये फिर हिमालय रिवर, देखो जो मेन रिवर होती है ना, इनके सिस्टम का पार्ट है। और अब मैं कहूँ कि गंगा बेसिन कितनी बड़ी है, तो यहाँ नोटिस करना, ये पूरा सिस्टम जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसमें नेपाल के पार्ट को छोड़ देना, ठीक है। नेपाल के पार्ट को अगर इग्नोर करोगे, दिस इज नेपाल का पार्ट, इसको इग्नोर करोगे तो ये पूरा रीजन जो है ना, ये गंगा बेसिन के अंदर आता है, ठीक है। अब मुझे है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि बेसिन एरिया क्या। ओके, अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं पेनिसुलर रिवर्स क्या होती हैं। व्हाट आर पेनिसुलर रिवर्स? अब पेनिसुलर रिवर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है ईस्ट फ्लोइंग, एक होता है वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग रिवर वो रिवर होती हैं, मतलब मान लीजिए दिस इज इंडिया, ये जो पार्ट है दिस इज अरेबियन सी, एंड ये पार्ट है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। अब इधर जो रिवर फ्लो करेगी ना, दैट इज ईस्ट, इधर जो फ्लो करेगी वेस्ट। अगर आपको ईस्ट वेस्ट अभी भी नहीं समझा है तो ये इमेज पे एक बार ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा ट्रिक है, यू हैव टू जस्ट मेक अ प्लस, एंड आपको जो राइट हैंड साइड आपका रहेगा वो हमेशा ईस्ट रहेगा, ईस्ट बना लो। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। अब यही सेम अप्लाई करो इंडिया के मैप पे, सेम ऐसी अगर फोकस करोगे तो आप नोटिस करोगे दिस इज इंडिया का मैप, ये वाला जो रीजन है दैट विल बी ईस्ट, ये वाला जो रीजन है ये वेस्ट। अब जो रिवर इस तरफ फ्लो करेगी दैट विल बी द ईस्ट फ्लोइंग, जो इस तरफ फ्लो करेगी दैट विल बी द वेस्ट फ्लोइंग। अब मेजॉरिटी 80 to 90% ऑफ द रिवर जो इंडिया में है, मेजर रिवर्स, दे फ्लो इन ईस्ट डायरेक्शन, एंड कुछ जो है वो वेस्ट में फ्लो करती हैं, ठीक है। दो मेजर रिवर जो वेस्ट में फ्लो करती हैं, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है तापी। लेट्स डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल। अब वेस्टर्न घाट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर डिवीजन में कि कहाँ पे कैसी रिवर होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के होने की वजह से अब ये जो रिवर्स हैं ओरिजिन होती हैं और यहाँ पे फ्लो करने लग जाती हैं बिकॉज ऑफ द स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा होता है ना, ये मान लो एक बादल है, ये बादल आता है और यहाँ पे ना खूब सारी बारिश कर देता है, यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना रिवर्स फॉर्म होती है, और यही रिवर्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं रेन फेड रिवर। मतलब अगर बारिश ना हो तो ये रिवर का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा इस रिवर का, ठीक है। क्योंकि ये रेन फेड होती है ना, इसीलिए बहुत सेल्डम होती हैं, और सीजनल होता है इनका नेचर, मतलब ऐसे कि कुछ सीजन में ही होगी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि गर्मी के मौसम में सूख जाएंगी, साल भर नहीं होती हैं। अब पेरिनियल और सीजनल एक तरह से डिस्टिंग्विश आप कर लो इसको। पेरिनियल रिवर वो होती है जो साल भर बहती है, सीजनल रिवर वो रिवर होती है जो कुछ कुछ साल के कुछ कुछ हिस्से में बहती है, और ये वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड आ जाता है। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ना, मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स, वो कैसा है, ये इंडिया का मैप अगेन मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे जो ये रीजन है, ये रीजन से लेके यहाँ पे अरावली आ जाती है, यहाँ से लेके ये जो रीजन है यह आपका अरेबियन सी हो गया, ठीक है। अब यहीं पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स मिलेंगी जो कि वेस्ट में फ्लो करती हैं, या पेरियार पकड़ लो, ठीक है, साउथ इंडिया में। मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये जो रिवर है ना, दिस इज पेरियार रिवर, ये वेस्ट फ्लो कर रही है। नॉर्थ में चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है माही रिवर, यहाँ पे एक रिवर है साबरमती रिवर, देन यू हैव वन मोर रिवर ये लूनी रिवर, ये भी वेस्ट में फ्लो कर रही है, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर रिवर्स हैं उनका नाम भी देखिए, अमरकंटक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। अब ये नर्मदा रिवर पे ही सरदार सरोवर डैम बसा हुआ है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनी थी वो इसी के ऊपर बनी हुई है। देन यहाँ पे एक और रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है तापी रिवर, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन होती है मुल्ताई से, और ये फिर फ्लो करती है वेस्ट में, ठीक है। डायरेक्शंस आपको दिए हुए हैं इसके अंदर, एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
अब ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर का भी मैच द कॉलम पूछ सकते हैं, दे कैन हैव योर डिस्टिंग्विश एज वेल, ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर, तो इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है अबाउट केरला। अब देखो एक बैकिश वाटर लेक होता है, कैसा होता है, मान लीजिए दिस इज अ लैंड, अब इसका ये हिस्सा ना थोड़ा बहुत कटा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पानी जमा हो जा रहा है, समुद्र का पानी, ठीक है। बहुत सारे जगह इसी को लगून कहा जाता है, ठीक है। तो जो केरला में इसका एक लोकल नेम है जिसको कहा जाता है कयाल। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, स्नेक बोट रेस फेस्टिवल। तो आपने बहुत सारी मूवी में देखा भी होगा इस चीज़ को, पतली सी बोट होती है और बहुत सारे लोग एक साथ उसको रोइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये भी कयाल्स में ही कराई जाती है अगस्त के महीने में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, तापी नर्मदा जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कहाँ से फ्लो करती है, रिफ्ट वैली है उसके यहाँ, उसके बीच से फ्लो कर। माही रिवर जो है ये भी वेस्ट में फ्लो करती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ से फ्लो करती है कहाँ पे, साउथ डायरेक्शन में। साबरमती रिवर हुई, ये भी साउथ में फ्लो करती है अरावली रेंज के यहाँ से। उसके साथ में अनदर नॉर्थवर्ड जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है लूनी रिवर, ये भी ओरिजिनेट वहीं से करती है, ठीक है। अब ये सारी रिवर जो हैं कुछ गल्फ ऑफ कच्छ में जाती हैं, कुछ अरेबियन सी में जाती हैं, डिफर करता है इनका लोकेशन, ठीक है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है गंगा का, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम बात करें पेनिसुलर रिवर की, एक इस गोदावरी रिवर है, वो गोदावरी रिवर को एक और नाम से जाना जाता है दक्षिण गंगा, बिकॉज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया एंड लार्जेस्ट इन पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। ये एक फैक्ट है इसका। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है इसका जिसका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। महानदी जो है ये फ्लो करती है ओडिशा के रीजन में। गोदावरी जो है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, लेटर इन साउथ इंडिया की तरफ मूव करती है। कृष्णा रिवर ये आपके महाबलेश्वर से ओरिजिन होता है इसका, एंड देन ये मूव करती है आंध्र प्रदेश में, इसका डेल्टा बनता है। कावेरी रिवर ये ब्रह्मगिरी से ओरिजिन होता है, कर्नाटका में है जो, और वहाँ से फिर ये तमिलनाडु में जाती है, फिर पुडुचेरी के नज़दीक में इसका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ये फ्यू इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जिनके बारे में मैंने बताया। यहाँ पे ही वही सेम चीज़ दी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। कृष्णा रिवर की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इसका नाम है भीमा और तुंगभद्रा। कावेरी के बारे में भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये इधर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है वो मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। चोलाज ने ना 2nd सेंचुरी में, यानी जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके 200 साल तक के बाद ही उन्होंने बहुत बड़ा डैम बनाया था जो आज भी यूज़ होता है, ठीक है। और जहाँ पे ये डैम बना हुआ है उसका नाम है तिरुचिरापल्ली। अब ये जो डैम है ये तमिलनाडु के अंदर फॉल होता है। इस डैम का नाम है कलानई डैम। इसका इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा कर्नाटका में भी एक डैम बना हुआ है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम है, वो भी कावेरी रिवर पे बेस्ड है, तो उसको भी आप जाके पढ़ सकते हो एक बार के लिए। दैट्स ऑल